नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर ले चलते हैं। बिहार के किशनगंज से खबर है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगभग मदरसों की हालत काफ़ी गत्ती हालत में पहुंच चुका है। ऐसे में कई तस्वीरें निकल कर सामने आई है। कल हमने किशनगंज के कोचाधामन अंतर्गत गृह पंचायत मौजूदा विधायक इजहार अस्फी के क्षेत्र में भ्रमण किया था, जिसमें से मुझे कुछ मदरसे की जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंची हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदरसा 205 मदरसा संख्या 205 में हालत इस तरह की है कि जहां कच्चे मकान पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये सवाल है कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि गुणवत्ता विकास और शिक्षा पर पूरी तरह से फोकस की गई है। अब बताइए कि गुणवत्ता शिक्षा किस तरह से लोगों को मिल रहा है जब बिल्डिंग की हालत जर्जर अवस्था में हो और कई व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो फिर ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर जो सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भाई एक तरफ जो सरकार के जो दावे हैं वो खोखला सिस्टम जो है वो क्या है अंदर। आखिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार के जो दावे हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था को सुधार में लाया गया है। हर तरफ स्कूल वगैरह कॉलेज खोल दिए गए हैं। तो अब बताइए, अगर खोल दिए गए हैं तो बिल्डिंग्स की हालत जर्जर क्यों है। ऐसे में मासेन गांव एक गांव है जहां एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उसके बगल में ही एक बिल्डिंग है इतनी ख़राब अवस्था में है कि वहां कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अगर वो बिल्डिंग गिरती है तो कोई बच्चा, उस पर नुकसान हो सकता है, किसी बच्चे के साथ हादसा हो सकती है। मगर प्रशासन लगातार जांच के लिए आते हैं, लगातार जांच रिपोर्ट ली जाती है, मगर कोई व्यवस्था नहीं बदली गई है ना। हालांकि वहाँ के जो शिक्षकों से ऑफ कैमरा बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर इस पर हम लोग को कहने से शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग के लिए स्पष्टीकरण निकल सकती है। तो ये सोचिए कि किस तरह की हालत बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर रखा है नीतीश कुमार बरकरार। यही सवाल है कि आखिर अब चुनाव आएंगे तो सारे नेता ढिंढोरा पीटेंगे विकास के नाम पर कि नीतीश कुमार की जो विधि व्यवस्था है बिहार के प्रति बदल गया है। मेरा सवाल है कि अगर बदल गया है तो आज भी कुछ स्कूल्स में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो खंडर हो चुके हैं, कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनको बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, वहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ शिक्षक की ज़रूरत है, वहाँ शिक्षक नहीं है। तो क्या है का व्यवस्था बदलने की बात कह रही है नीतीश कुमार की सरकार। ये सीधा सवाल उठता है कि आखिर बिहार में विधि व्यवस्थाओं को लेकर क्या सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के जो दावे हैं खोखले सिस्टम का क्या है पूरा। अब जो तस्वीरों को देखकर समझ ही रहे होंगे कि आखिर क्या चल है इस पे पूरा, और जो नीतीश कुमार के जो दावे हैं वो खोखले सिस्टम का वो क्या हो सकता है इस पर। कभी आला अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, विजिट के नाम पर तो जाते हैं लोग, विजिट होता है, जांच होती, क्या चीज़ें जांच करते हैं ये ज़रा समझ में नहीं आया। वहीं जब ऑफ कैमरे में कई शिक्षकों से बात हुई, प्रधान शिक्षक से बात हुई, उन्होंने कहा इस बिल्डिंग को लेकर हमने लिखित दी है, इस पर कोई एक्शन नहीं। इंजीनियर से बात हुई, इंजीनियर कहा कि हाँ बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। अफसोस की बात है कि बिहार में कई ऐसे स्कूल्स हैं, किशनगंज में कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग की हालत जर्जर अवस्था में है। एक अप्रिय घटना हो सकती है, कौन होगा इसका जिम्मेवार। नीतीश कुमार के इस खोखले सिस्टम के पीछे की राज जानने की वजह हमने पड़ताल की तो पता चला कि सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठ जाते हैं, जिसके कारण व्यवस्था नहीं बदलती है और यहाँ की सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश की जाती है। शिक्षा विभाग एक ऐसी विभाग है जहाँ कुछ ना कुछ कमियां सामने निकल कर आती है, मगर इसके पीछे जो है राज वो कभी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौजूदा विधायक है, इस मामले पर विधायक से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई है। कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें और क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ होगा ऐसे बिल्डिंगों को लेकर, क्या उनकी तरफ से क्या पहल हो रही है। जो मदरसा चल रहा है वहाँ भवन नहीं है, वहाँ भवन को लेकर क्या उनकी तरफ से पहल है, ये सारी चीज़ें उनसे भी हम जानकारी लेंगे। और इस तरह की जो है व्यवस्थाएं बिहार के किशनगंज में देखने को मिलता है। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है
ये वही दक्ष चौधरी है जिन्होंने दिल्ली में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया था। दूसरी तरफ दिल्ली में रोहिंग्या के नागरिक के नाम पर पीटा गया आम मुसलमानों को, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि काफी दिन फरार रहे और कल गिरफ्तारी हुई है। एआईएमआईएम पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने एफआईआर कराई थी। उसके बाद जो है गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई दक्ष चौधरी। ये वही दक्ष चौधरी है, कई ऐसे हिंदुत्व का चोला पहनकर कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया है। पहले मैं उस वीडियो को भी दिखा रहा हूं, आप जरा सा इस वीडियो पर फोकस डालिए और देखिए अब किस तरह से दक्ष चौधरी गिड़गिड़ा रहा है। धर्म का चोला पहनकर जो लगातार लोगों को निशाने पे ले रहे थे। देखिए, धर्म के रक्षक होना एक अलग है। आप किसी चोला पहन करके किसी भी इंसान को आप टारगेट करते हैं, ये बहुत ही गलत है। इस ब्रह्मांड में जैसा करोगे आपको उसका फल वैसा मिलेगा। और गाजियाबाद पुलिस ने जो कमाल कर दिखाया है, ऐसे उन्माद फैलाने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जो शांति भंग करने की कोशिश करता हो, जो आपस में लड़ाने की कोशिश करता हो, ऐसे लोगों पर यूएपीए भी लगना चाहिए और उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला कोई ऐसा गलती करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं कर क्या रहा हूं। चलिए पहले दक्ष चौधरी के इस वीडियो को मैं दिखाता हूं, आप देखिए जरा सा क्या कुछ कह रहे हैं। भाई, मैं दक्ष चौधरी आज सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आतंक अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश के अंदर जो जितने हिंदू परिवारों के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदू बहन बेटों के साथ रेप किया गया, उसके विरोध में अगर यहां से भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेशी, उनको खदेड़ने का काम जो किया, वो क्या एक अपराध था? आज प्रशासन इस तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक आतंक अपराधी घोषित कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध स्वतंत्र ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध पिंकी चौधरी ने कर दिया कि उन पर इतने गंभीर मुकदमे के साथ लगा जेल भेज दिया गया। और मैं पिछले 1 हफ्ते से छिप कर रह रहा हूं, भागता फिर रहा हूं, और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है। दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा, ना कोई हिंदुत्व साथ देगा भाई, क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है। मैं पिछले 1 हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ, और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का, उसने मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूं, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूं कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस शोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है। उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही थी, जो बलात्कार हो रहे थे वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उसने आवाज उठाई एक बार? या किसी भी देश के मुसलमान ने उनके लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। और जिस मौलाना ने, जिस शोएब जमाई ने मेरे और स्वतंत्र के नाम पे एफआईआर कराई है शास्त्री पार्क थाने में, उस थाने में उसने झूठी एफआईआर कराई है कि जिनके साथ हमने मारा पीटी करी, सिर्फ खदेड़ने का काम करा, मारा पीटी भी नहीं करी थी, सिर्फ हमने ये कहा था कि भाई अपने बांग्लादेश भागो। उसने उन वहां पे झुटला दिया और वहां के लोकल मुसलमान उठा के खड़े कर दिए कि ये बंगाल के मुसलमान हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं शोएब जमाई से भी कि जो वहां पे मुसलमान, जो बंगाल के मुसलमान जो वहां हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, वहां पे हिंदुओं की हिंदू दलित बहन भी उठाकर रेप करते हैं, क्या वो मुसलमान बंगाल के नहीं है? क्या वो देश के मुसलमान नहीं है? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? ना आज कोई पक्ष आवाज उठा रहा है और ना कोई विपक्ष, आज कोई नेता आगे काम अगर सरकार ने पहले किया होता, प्रशासन ने पहले किया होता
कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में जो प्रताड़ित किया जाता, जो बर्बरता की जा रही थी, अगर उसके चलते एक्शन लिया होता, यहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन्हें यहाँ से खदेड़ा होता, तो शायद हमें जरूरत नहीं करनी, या हम ऐसा कभी नहीं करते, या हम। और अगर आज राष्ट्रवाद जो हमारे जैसे भाई जो दबा दिए जा रहे हैं ना, कभी कोई धर्म के लिए नहीं खड़ा हुआ, ना कभी वो राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई उसके परिवार पे कोई बात आए, उसके परिवार को परेशान करा जाए, या गाली उसके। जिन्होंने, मेरे परिवार ने क्या गलती करी है, मेरे परिवार का इसमें दोष क्या, जो पुलिस इस तरीके से परेशान कर रही है मेरे परिवार को, मेरे भाई को मारा जा रहा है। भाई मरना तो एक दिन है, या तो ये जिहादी ताकतें मार देंगी, या ये सरकार दबा देगी, या प्रशासन दबा देगा। तो इससे तो भाई अब बिल्कुल टूट चुके हैं भाई। अब शायद कभी भी आगे चल के भाई कभी राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे, या कभी धर्म। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो धर्म के लिए स्टैंड लेगा, उसके साथ झूठे मुकदमे, गंभीर मुकदमे लगाए जाएंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा, और वो जिंदगी भर मुकदमे झेलता रहेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। बस यही बोलना चाहता हूँ, सरकार से बोलना चाहता हूँ कि इतना भी हमने कोई बुरा नहीं करा, इतना भी कोई हमने गलत नहीं करा, इतनी बड़ी हमें सजा दी जा रही है। और सभी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि भाई लड़ना सीख लो। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें दक्ष चौधरी ने अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करके हमारे वीडियोस को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम